अस्सलाम वालेकुम। ख़बर और तबसरा के साथ हाजिर हैं वजाहत मसूद और अदनान काकड़। आज का मौजू है जहांगीर तरीन। जनाब, जहांगीर तरीन साहब से ये मुलाकात का क्या सिलसिला चल रहा है, क्यों इतनी टेंशन है? सुना है कि पहले ख़बर आई थी कि इमरान खान साहब ने मुलाकात से इनकार कर दिया, वो नहीं चाहते थे। जहांगीर तरीन साहब ने फिर मुलाकात से उन्होंने इनकार कर दिया क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा था कि जी वो एक कमेटी बनाएंगे जिसके अंदर असद उमर साहब होंगे, आपके परवेज़ खटक साहब होंगे और मुमकिन तौर पर शाह महमूद कुरैशी साहब होंगे। हाँ जी। इसके बाद फिर ये फ़ैसला हुआ कि जी जहांगीर तरीन साहब के जो हामी अरकान हैं, जो कि एक बड़ा नंबर है, 11 कौमी और आपके 22 सूबाई, वो खान साहब से मुलाकात करेंगे। खान साहब ने उनसे मुलाकात से इनकार कर दिया। उसके बाद जी पता चला कि नहीं जी चौधरी सरवर साहब ने उनको आमादा कर लिया। तो ये क्या चल रहा है सब कुछ? दो उसके पहलू हैं। एक तो हमारे यहाँ तारीख़ी मामला है कि जब हुकूमतें बनती हैं और इस तरह की हुकूमतें जो चूँकि हमारे यहाँ सभी हुकूमतें गैर मामूली हालात में बनती हैं, तो जब भुट्टो साहब की पहली हुकूमत आई तब भी शेख रशीद और खर का झगड़ा होता था, खर का और हनीफ रामे का झगड़ा होता था। इसी तरह से मुमताज़ भुट्टो और जतोई साहब के आपस में मामलात हुआ करते थे। दरअसल तो इस तरह की जमातों में जो एक फ़र्द के गिर्द घूमती हूँ तो बादशाह सलामत और शहनशाह वगैरह से जो है वो कुर्बत के की दौड़ होती है। और जब वज़ीर आज़म बनता है तो नागुज़ीर तौर पे एक ब्यूरोक्रेट्स का एडमिनिस्ट्रेशन का एक ग्रुप भी आ जाता है, वो उसकी अपने टसरत शुरू हो जाती हैं। इमरान खान साहब ने एक इजाफ़ी काम भी किया कि उन्होंने वो जो मुस्तकिल बंदोबस्त होता है एडमिनिस्ट्रेशन का और जो लोग इलेक्ट होके आए थे उसके साथ उन्होंने कबों में उतनी ही बड़ी टीम नॉन इलेक्टेड लोगों की एडवाइज़र्स के नाम पे भर्ती कर ली। तो नेचुरल था कि ये सब होगा। और आपको याद होगा कि इंतखाबात से पहले जहांगीर तरीन साहब को नाअहल करार दिया गया और खान साहब को सादक और अमीन करार दे दिया गया। बुनियादी तौर पर झगड़ा तो वहाँ से शुरू हो गया था, उसकी बुनियाद रख दी गई थी। लेकिन जनाब उनकी नाअहलियत में और यानी सारी ज़िंदगी की नाअहली में इमरान खान साहब का तो कोई किरदार नहीं था। बात यह है कि नवाज शरीफ साहब को नाअहल करार दिया गया था उम्र भर के लिए। जहांगीर तरीन साहब के आपका अपना और उनके जो हामी हैं उनका ये ख्याल है और जहांगीर तरीन इसका इजहार पब्लिक में कर चुके हैं। अच्छा। कि जो मुझे तो नाअहल करार देना बैलेंसिंग एक्ट था। अब ये इस मुल्क में बदनसीबी है कि जो हमारी अदलिया जो फैसले देती है, जिसके ख़िलाफ़ आता है उसके भी और जिसके हक़ में आता है उसके भी, दोनों को मालूम होता है कि जो हमारी अदलिया में फ़ैसले हैं वो सियासी मामलात के ख़ास तौर से वो सियासी असबाब की बिना पे हो रहे होते हैं। उसमें जो है वो पॉइंट ऑफ लॉ जो है वो करीब करीब इर्रेलेवेंट हो चुका है, करीब करीब इर्रेलेवेंट हो चुका है। तो एक तो वो हो गया सिलसिला जहांगीर तरीन वाला। फिर जब हुकूमत बन गई तो चूँकि इमरान खान साहब ने उस एक्ट को भी बैलेंस करना था, नाअहली वाले को, ठीक है। तो इनको जो है वो काबीना के इजलास में भी बिठाया जाता था, मुख्तलिफ कमेटियों की सरबराही दी गई थी, जो वज़ारात थे उनकी कारकर्दगी देखने का काम भी जहांगीर तरीन को सौंपा गया था। तो अगेन एक तसल और कशमकश जो है उसका होना लाजिम था। आपको याद होगा पंजाब के गवर्नर हाउस में शाह महमूद कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि उनको जो है वो इस तरह की कमेटियों के इजलास में नहीं बैठना चाहिए। जहांगीर तरीन को बड़ी वाज़ेह इशारा था। फिर जो है ख़बरें आईं कि आज़म खान साहब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वज़ीर आज़म के, उनके साथ जो है वो जहांगीर तरीन साहब की जो है वो नहीं बनती उनकी आपस में। और एक स्टेज वो है रिपोर्टेडली जिस पे आज़म खान ने कहा कि एक मुल्क में एक वज़ीर आज़म हो सकता है। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल टू आंसरेबल टू यू, आई एम आंसरेबल टू द प्राइम मिनिस्टर। उस मौके अच्छा मुश्किल ये हो जाती है कि प्राइम मिनिस्टर जिसका दिन रात का साथ जो है वो अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ होता है, जिसके वजह से सब कुछ करना होता है, वो उसको भी नहीं छोड़ सकते थे। वैसे भी इमरान खान साहब की एक रवायत है कि जिस कंधे पे पाँव रख के आगे बढ़ें उसके बाद जो है वो दोबारा उसकी तरफ उनकी को ख़ास तवज्जो रह नहीं जाती। ये भी इनकी ये भी एक रवायत है, पुरानी है। यानी जिस जगह कदम रखें उससे कुचल कर ही आगे निकलते हैं। जिस कंधे पे पाँव रख के आगे बढ़ें उस कंधे को जाते जाते जो है वो ठोकर मारना या उसको ये एहसास दिलाना कि अब तुम मेरे लिए यू आर नो लॉन्गर यूजेबल, तो मेरे लिए मज़ीद यूज़फुल नहीं रहे, ये भी इमरान खान साहब का एक शख्सी रवैया है। उसके बाद फिर शुगर चीनी का स्कैंडल आ गया।
अब जब चीनी के स्कैंडल में जहांगीर तरीन साहब का नाम जो है वो ऊपर आया और बहुत बड़े बड़े नामों में शामिल कर दिया गया, तो जहांगीर तरीन के लिए वो एक तरह से ऊँट की पुष्ट पे आखिरी तिनका था। अब जहांगीर तरीन साहब का लोगों को और ख़ास तौर पे उन लोगों को जो आज़ाद मुंतखब हुए थे, अपने जहाज़ में बिठाना और लाना और बनी गाला में लाके उनको वो जो तीन रंग का गालबन या हरे और लाल रंग का को पटा है तो वो गले में डालते हैं अलामती, तो वो डलवाना सबके इल्म में है। उस वक्त एग्जैक्टली जैसे नवाज शरीफ के नाहल होने पे कमरा अदालत से निकल के जहांगीर तरीन ने पता नहीं किसकी तरफ देख के हाथ ऊपर की तरफ उठा के बांधे थे तशक्कुर में, एन उसी तरह से कहा था कि इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाना मेरी ज़िंदगी का मकसद था। ये कोई असूली बात तो नहीं थी, ना जहांगीर तरीन असूल के आदमी हैं, ना इमरान खान साहब असूल की सियासत कर रहे हैं। इक़्तिदार का मसला है। इमरान खान साहब कुल मिला के 6 सीटों की 6 वोटों से वज़ीर आज़म हैं और 11 अरकान कौमी असम्बली उस वफद में गए हैं, जिसमें जहांगीर तरीन जो है, जो ख़ुद को जहांगीर तरीन के हामी कहता है। इसका एक मतलब मैं आपसे ऑर्डर्स किए दूँ, क्योंकि इमरान खान साहब ने कुछ मामलात पे अपने दाखिली और बैरूनी आकाओं की हुक्म अदूली की है। अब तो बातें आ गई ना सामने, इंडायरेक्ट तरीका होता ना बात कहने का कि अगर हमें ये करवाना होता तो हम बुज़दार को हटवा देते। दूसरे लफ्ज़ों में बिलवास्ता तौर पर ये तो कह दिया गया कि बुज़दार हमें पसंद नहीं, ठीक है। लिहाजा ये ख़बरें आना कि इमरान खान साहब ने जो है इस ज़मन में हुक्म अदूली की है तो वाज़ेह है। मेरे ख़्याल में जो इस मुल्क के हकीकी आका हैं वो किसी भी सियासी लीडर को अपने मजबूत नहीं होने देंगे, वो उसको मुहताज रखना पसंद करते हैं। लेकिन जिस तरह की हुकूमत चल रही है, क्या आपकी राय में इमरान खान मजबूत हो रहे हैं? इमरान खान साहब कमज़ोर हो रहे हैं। तो फिर आकाओं को क्या परेशानी है? फिर आकाओं को क्या परेशानी है? आकाओं को परेशानी ये है कि हुकूमत, कोई भी सिविल गवर्नमेंट हो, उसको चैन से सोना नहीं चाहिए। जिस रोज़ वो रात को इस इत्मीनान से सोएंगे, सुबह फिर भी हम जागेंगे तो हमारी ही हुकूमत होगी। तो वो आकाओं के लिए उनका जो बंदोबस्त है, जो उन्होंने नक्शा बना रखा है, जो उन्होंने बिसात बिछा रखी है, वो उनके लिए वो खुशगवार रात नहीं होगी जिस रात सियासी क़यादत जो ईवान वज़ीर आज़म में हो वो इत्मीनान की नींद सो रही हो। इमरान खान साहब को सिर्फ इस महाज ही पे जो है वो बेचैन नहीं किया गया, उनको बाकायदा बता दिया गया कि 6 वोटों से आप वज़ीर आज़म हैं, 11 बंदे कौमी असम्बली के उस वफद में आए। अब अगली बात सुनिए। नहीं, इधर एक मेरा सवाल आता है, आपके जो 11 वोट हैं वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक आती है, ये 11 उनके ख़िलाफ़ भी नहीं वोट दे सकते हैं, गैर हाजिर भी नहीं हो सकते हैं, नाहल हो जाएंगे? नहीं, अदम एतमाद में तो ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। ये जो अभी अदम पार्टी लाइन पे वोट देना होता है। नहीं, वो होता है बिल पे। अदम एतमाद पे ऐसी कोई शर्त नहीं। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के इंतखाब में तो आइन में लिखा हुआ है। नहीं, वो कोई ऐसी शर्त नहीं है। ये अरे भाई, जब ये यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेटर मुंतखब हुए हैं ना कौमी असम्बली के, कौमी असम्बली के वोटों से, चूँकि इस्लामाबाद का जो इंतखाब होता है सेनेटर का, उसमें कौमी असम्बली इलेक्टोरल कॉलेज है, तो उसमें वो जीत गए। तो इसका मतलब ये था कि इमरान खान साहब के पास अक्सरियत नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने इत्मीनान का वोट लिया। कैसे लिया और किसने लेके दिया, ये बातें मालूम है, सबके इल्म में है। तो इसलिए मैं दोबारा आपसे अर्ज़ किए दे रहा हूँ कि इमरान खान साहब के यहाँ से जो कमज़ोरी चल रही है, वो कमज़ोरी भी बुनियाद की कमज़ोरी है, तामीर में मुज़मिर कमज़ोरी है। और वो ये है कि इमरान खान साहब एडमिनिस्ट्रेशन से लेके लेजिस्लेशन तक सियासी इक्वेशन जो होती है, वज़ीर आज़म जब होता है तो उसको एक से ज़्यादा मामलात पे अपोजिशन से रब्ता करना होता है और एक कम अज़ कम एक ज़ाहरी जो रख रखाव है वो कायम रखना होता है। इमरान खान साहब तो कौमी असम्बली के हाल में अक़वी दरवाज़े से दाखिल होते हैं, ये एक इशारा है। और दूसरा इशारा मैं आपको उसका एक और भी देना चाहूँगा। जब पिछली दफ़े बजट मंजूर होना था तो आपको पता है एक सेमिनार हुआ था, ठीक है, इस्लामाबाद में। ये तो एक बात हो गई। दूसरे, इमरान खान साहब जो है उनकी जो हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही ना, ये जो उनके रफ़ाका हैं, ये उन पर जजमेंट नहीं है। फवाद चौधरी क्या पिछली हुकूमतों में नहीं रहे?
क्या फरदौस आशा कवान जो है वो आज की कैबिनेट में आई हुई हैं? क्या शेख रशीद या और दसियों नाम गिनवाए जा सकते हैं। परहैप्स दी ओनली एक्सेप्शन वुड बी अली खान, मुराद सईद और असद उमर वगैरह, एक दो तीन को छोड़ के बाकी सब तो वो पेरेनियल पुश्त दर पुश्त जो है वो हुकूमतें चलाते चले आ रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी, बात यह है कि इस हुकूमत के पीछे वो सियासी ढांचा ही नहीं है। पीटीआई एक, आपने नोट फरमाया कि पीटीआई का उर्दू तर्जुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ठीक है। और मैं आपको ज़रा याद दिला दूँ, ताहिर कादरी की जमात का नाम क्या है? पाकिस्तान अवामी तहरीक। अल्ताफ़ हुसैन साहब की जमात का क्या नाम है? मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, मुत्तहिदा कौमी तहरीक। मेरे भाई, सियासी जमात बनने ही नहीं देनी। सियासी जमात नापसंद है, तहरीक दुरुस्त है, क्योंकि तहरीक जो है वो एक हंगामे का नाम है। सियासी जमात जो है वो एक नैरेटिव के साथ चलती है, उसका एक तसलसल होता है, ठीक है। तो चौथा नाम भी याद आ गया, असगर खान साहब की जमात याद है आपको? उसका क्या नाम था? तहरीक इस्तक़लाल। हाँ, तो मेरे भाई मैंने कुछ इशारे ख्याल किया था कि तहरीक के लफ्ज़ से मुहतात होना चाहिए। देखते तहरीक का लफ्ज़ मेरे ख्याल में सिर्फ सदरी नुस्खे के तौर पे ठीक है। ठीक। तिब यूनानी तिब वाले अगर तहरीक का लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो उनको करने देना चाहिए। सियासत में तहरीक एक हंगामे का नाम है, और हमारा तो अलमिया ये है कि हमारे यहाँ सियासी जमातें तहरीक की तरह से चलाई जाती हैं, तो सियासी जमात का हमारा कल्चर नहीं है। ठीक है। तो ये भी बस वो तहरीक के मामला है। इस वक्त भी जो खान साहब के रफ़का गए हैं, उन्होंने, आपका क्या ख्याल है कि वहाँ जाके उन्होंने कोई उनके साथ डिफेंस बरती है? नहीं। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि तमाम बातों से इनकार कर दिया। ठीक है। राजा रियाज साहब कहते हैं तमाम बातें मान ली। एक बात वाज़ेह है, जब उन्होंने ये मुतालबा किया उनके साथियों ने कि जस्टिस सायर पे या सदक हुसैन जिलानी पे 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो है बना दी जाए, साफ इनकार कर दिया इमरान खान साहब ने। ठीक है। फिर जो ये कहना है ना कि आपकी शिकायत पे तवज्जो दी जाएगी विदाउट एनी टाइम फ्रेम, हाँ, ये दिलचस्प, विदाउट एनी रोड नहीं दिया गया मैप, तो मेरी अपनी ये राय है कि इमरान खान साहब ये तासर नहीं देना चाहते, क्योंकि कमज़ोरी तो उनकी बिल्कुल वाज़ेह है। और ये मैं आपसे बात जुमला मुकम्मल कर लूँ, फिर आप बात करें। ठीक है। बिल आखिर जब ज़रूरत पेश आएगी, जहांगीर तरीन और उनके रफ़का इमरान साहब की हुकूमत को गिराने में पिवटल रोल अदा करेंगे, क्योंकि रिसेंटली 2 डेज़ बैक मरीम नवाज़ ने कहा है कि हम इमरान खान के 5 साल पूरे होने देना चाहते हैं। ये तो अच्छी इसका बात मतलब है नहीं, इसका मतलब ये है कि देयर इज़ समबडी हु इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। हाँ, लेकिन ये एक अच्छी रवायत है ना कि 5 साल पूरे होने देना चाहते हैं। ये तो खैर ये आपके ना एक बहुत पुराने अरसे से इमरान खान साहब के पहले साल से एक चली आ रही है बात कि जो आपके जमहूरियत पसंद हल्के हैं वो कहते हैं इमरान खान को अगर गैर जमहूरी तरीके से गिराया गया वो उनका साथ देंगे। ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है। इमरान खान साहब को गैर जमहूरी तरीके से गिराना तो बड़ी दूर की बात है, गैर जमहूरी तरीके से गिराए जाने की बात की भी हमायत नहीं करनी चाहिए। जब लाए आप गैर जमहूरी तरीके से हैं तो कम से कम जाने तो जमहूरी तरीके से दे दो गरीब को। ठीक है। लेकिन ये मैं आपसे अर्ज़ किए दूँ कि इमरान खान साहब की हुकूमत जो है वो हवा में खड़ी है, और इसके आसार अच्छे नज़र नहीं आ रहे। जिस पे मसला है, कम से कम 2 मौके पे तो ये इतला आई कि खान साहब ने कहा कि मैं असम्बलियाँ तोड़ रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, असम्बलियाँ तोड़ने के बाद अगला इलेक्शन होना है, होता है, आइनी तौर पे तो यही मामला है ना। ये फरमाइए, अगर असम्बलियाँ तोड़ दी जाएंगी तो वो जो निगरान हुकूमत है, जो बंदा असम्बलियाँ तोड़ रहा होगा वो निगरान हुकूमत के बनने में तावन करेगा। ठीक है। ये लकूना जब पैदा किया गया पाकिस्तान के आइन में कि एक हुकूमत, एक इलेक्शन से, एक हुकूमत के ख़त्म होने से दूसरे के दरमियान में निगरान हुकूमत होगी, उससे कुछ रिटायर्ड प्रोफेसर्स को और सहाफ़ियों को तो फ़ायदा हो गया। ठीक है। क्योंकि अब वो 5 बरस इस एफर्ट में गुजारते हैं कि अगली निगरान हुकूमत में उन्हें जगह मिल जाए। जिस वक्त जो कर रहे हैं मैं उनके नाम भी बता सकता हूँ, लेकिन उसमें जो नुकसान था वो यही था। ये दुनिया की किसी मारूफ जमहूरियत में ये तरीका नहीं है। आज अगर इमरान खान साहब कहते हैं जी मैं असम्बलियाँ, उनको अख्तियार है, ठीक है, वज़ीर आज़म असम्बलियाँ तोड़ सकते हैं, जिस असम्बली में वो खुद बैठे हैं या उनका वज़ीर आला, सिंध असम्बली वो नहीं तोड़ सकते।
अच्छा, लेकिन इधर अगर एक वज़ीर-ए-आज़म ताउन नहीं करते हैं असम्बली तोड़ने के बाद निगरान हुकूमत बनाने में, फिर तो एक डेडलॉक पैदा हो जाएगा और फिर बात जाएगी सुप्रीम कोर्ट के पास, और जो कि ज़ाहिर है पाकिस्तान के मुझे बताइए अब ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट तक तो बात चली जाएगी, ठीक है, मान लिया असम्बली तोड़े जाने के बाद जब प्राइम मिनिस्टर एडवाइस दे दे और सदर दस्तखत कर दे उस एडवाइस पे, असम्बलियाँ तो टूट गई, ठीक है, तो जितनी पहली बात तो ये कि सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा कौन? चले इसमें ना फिर हमारे पास मैं जो आपसे कह रहा हूँ वो ये है कि ये हमने एडहॉकिज्म की बुनियाद पे दस्तूर के साथ खिलवाड़ करके और सियासी बंदोबस्त के साथ खिलवाड़ करके हमने उसमें ऐसी पेचीदगियाँ पैदा की हैं जिन्हें फिर उसी तरह से हल करना पड़ता है जैसे उस माहिदे पर दस्तखत करके जिसके तहत हमने कहा था कि हम फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर कर देंगे, जबकि मालूम था कि नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरह से ये वाली पेचीदगी है। अगर वो आज असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान कर देते तो निगरान हुकूमत की तरफ से बनेगी, कौन बनाएगा और कितने दिन तक मुल्क जो है वो बगैर चीफ एग्जीक्यूटिव के होगा? ठीक है, ठीक है, बस यानी वैसे तो बड़े जो समझदार लोग होते हैं वो तो मुल्क के बारे में इतने हसास होते हैं कि जब उनका साथी का जहाज़ हवा में गिरता हो, उनको नज़र भी आ रहा हो, तो वो नीचे उतर के देखते भी नहीं है कि वो जिंदा है या वो बच गया। वो कहते हैं इस्लामाबाद चलो, चूँकि मुल्क को बगैर हुकूमत के नहीं छोड़ा जा सकता। ठीक है, तो असम्बलियाँ तोड़ने के बाद मुल्क जो है वो कितनी देर तक जो है वो हुकूमत के बगैर रखा जा सकेगा? नहीं, लेकिन वो तो खैर एक नाजुक तारीख का मरहला था ना। सोवियत यूनियन हमारे बॉर्डर पे खड़ा हुआ था, सोवियत यूनियन ने यहाँ नहाने के लिए आना था गर्म पानी में, कोई ऐसी बात नहीं थी। अभी तो 1988 में जब ये वाक़यात हुए जिनकी तरफ आप इशारा फरमा रहे हैं, उससे पहले 14 अप्रैल को जनीवा माहिदे पर दस्तखत हो चुके थे। लिहाजा जो आप ये बात फरमा रहे हैं ये भी दुरुस्त नहीं है। वैसे तो रूसियों ने हमारे यहाँ क्या करने आना था, बात है बनाई गई, पेश कर दी गई, ये ऐसे ही है जैसे शाह वाली थाने का मुहर्रर FIR लिखता है। हाँ, वो तो देखें, अब तो हार गए हैं, जीत के। अमरीकी भी इस बात से मुकरते हैं, रूसी भी इस बात से मुकरते हैं कि गर्म पानियों की कोई ख्वाहिश थी। अब तो हमें तो पता है ना कि जगा रहे थे वो हमें तो मालूम है ना कि हमने ये पानी जो है दरअसल अपने बुजुर्गों के वज़ू करने के लिए गर्म किया था। ठीक, अच्छा ये हो गया जनाब। और अच्छा, जो आपके FIA के जो ये आपके इसके तहकीकात के निगरान थे, रिजवान को हटा दिया गया है। अच्छा, वो इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर। आपके जहांगीर तरीन साहब को खुश करने के लिए किया गया? नहीं, ज़रा पिलिएट किया है, ज़रा अपीस करने के लिए। वो जहांगीर तरीन जो है वो जिस कदर मुतहर्रक पारा सिफ्त इंसान है, इस किस्म की तो खेल उसने ख़ुद ज़िंदगी में जो है वो बहुत खेल रखे हैं। मैं नहीं समझता कि ये इससे उनके खुश होने का कोई इम्कान है। ये जो आज की मुलाकात का जितना आउटकम अब तक सामने आया है उसमें जहांगीर तरीन के लिए इत्मीनान का कोई पहलू नहीं है, ना जहांगीर तरीन के लिए है और ना उनके लिए जो ये समझते थे कि इस तरह का कुछ कर करा के तो वक्ती तौर पे जो है हंगामी जो एमरजेंसी की सूरत हाल है, जो नज़ाकतें हैं, जो क्या उसको कहते हैं, उस चीज़ को जो शिकस्ता व मखदूश हो चुकी हो, तो उसके मखदूश होने को कम किया जा सके, मेरे ख्याल में कोई भी कामयाब नहीं हुआ। यानी आपकी इस बात से मुझे तो अभी तासुर मिल रहा है कि जो सुना है पिछले दिनों कि इमरान खान साहब एक मंझे हुए पुख्ता सियासतदान है, उनको कहा तो गया है, तो इसका तो बात दुरुस्त है। ऐसा सर्टिफिकेट एक मंझे हुए पुख्ताकार सियासतदान की तरफ से आता तो बेहतर होता। लेकिन देखें, आप खुद कह रहे हैं कि अपोजिशन भी लाचार है, जहांगीर तरीन साहब भी मायूस है, उनके हाथ कुछ नहीं आएगा, गेम करने वाले भी हार रहे हैं, उनको भी कोई फ़ायदा नहीं, तो इमरान खान साहब को ही फ़ायदा है ना फिर तो सबको मार देंगे। मुझे इसके बारे में यानी मेरी राय जो है मुझे नहीं मालूम क्या मुझसे क्या कहलाना चाह रहे हैं। मैं सिर्फ ये ममलिकत का जहाज़ जो है वो बुरी तरह से डोल रहा है। इलेक्शन होना, बजट आना है, और जिन साहब ने मंजे हुए सियासतदान होने का सर्टिफिकेट दिया है इमरान खान साहब को, उन्होंने ये भी फरमाया है कि अगर उनसे नहीं नंबर पूरे होते तो घर जाएं। अच्छा, ये दिलचस्प बात है, लेकिन आपने जो लफ्ज़ ममलिकत इस्तेमाल किया है कि उसका जहाज़ डोल रहा है, ये मेरा जुमला नहीं है, इसका बोझ मुझ पे ना डालिएगा। ये साहबजादा याकूब अली खान साहब ने, अच्छा, जब वो मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे इस पाकिस्तान के, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अच्छा एक मिसाल देना चाहिए थी कि अगर मैं जहाज़ के साथ बहुत ज़्यादा उसके साथ खिलवाड़ ना करूं तो दो बड़े पहाड़ों के बीच से भी मैं आसानी से गुजर सकता हूं।
लेकिन अगर मैंने ज़रा ज़्यादा मुतहर्रक होने की कोशिश की तो हादसे का अंदेशा है। तो उस पर एक सहाफ़ी ने कहा था कि कम से कम ये तो पता चल गया जनरल साहब की बात से कि ममलिकत का जहाज़ बुरी तरह डोल रहा है। तो पुरानी बातें हैं, ज़रा थोड़ी सी 50 साल ही हुई। आपको पता है मेरी उम्र इतनी नहीं है कि ऐसी बातें याद। अल्लाह आपकी उम्र मज़ीद दराज करे, लेकिन तारीख़ जो है उसके लिए उम्र की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये पढ़ना पड़ेगा, वो भी एक मुश्किल काम है मेरे लिए। बहरहाल दिलचस्प गुफ्तगू रही। अगले 2-3 महीने बाकी हैं, उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देखते हैं क्या बनता है। अगर दूध का दूध और पानी का पानी हो गया तो ये मैं आपसे अर्ज़ की थी कि दही बारसुर बन सकेगी, लेकिन दूध फट पी सकता है जैसा कि हाथी में हुआ था। आपकी बड़ी मेहरबानी, आपका बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में आप जो है वो ज़रा ज़्यादा तसलसल से और अपना जो वक्फ़ा है बीच की गैर हाज़िरियाँ इनको कम करें, क्योंकि जो देखने और सुनने वाले हैं ना उनका भी तो एक तवक्कुआत होती है, एक टेम्पो होती है ना, तो उसमें तसलसल से जो है वो उनकी दिलचस्पी बाकी रहती है। ये कोई हमको मुफ्ती मुनीब थोड़ी है कि साल में 2 दफ़ा नज़र आए, बाकी के 10 महीने नज़र ना आए। अब तो खैर मुफ्ती साहब को भी अल्लाह के फजल से 4th शेड्यूल में डाला जा रहा है। मौलाना बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं। अब मुफ्ती साहब अगर 4th शेड्यूल में होंगे तो चाँद कैसे देख पाएंगे हम लोग, कौन कैसे चाँद मनाएगी। लेकिन डोलता हुआ जहाज़ जब होना तो फिर तो यानी एक मस्तूल से दूसरे पे कोई भी जाके गिर सकता है झकड़ों से लहरों की तूफ़ानी और सुनामी से। चलिए, बहुत शुक्रिया सर आपका। जनाब, हम कोशिश करेंगे कि इस प्रोग्राम को मुस्तकिल बुनियादों पर, रोज़ाना की बुनियाद पर आपके सामने पेश करें। बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। खुदा हाफिज़।